रेसिस्टिविटी टर्म को हम देखते हैं। रेसिस्टिविटी होता क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का रेसिस्टिविटी किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। रेसिस्टिविटी किसको कहेंगे किसी पदार्थ का, तो वो नंबर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस। कोई भी पदार्थ हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए, ठीक है, उसकी लेंथ है कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ है और क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको जो रेसिस्टेंस निकालते हैं, हमने रेसिस्टेंस आपको पहले बता दिया है, इसका जो रेसिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं, वो जो वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकली वैल्यू जो आएगा, वही क्या लागा इसका रेसिस्टेंस। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर उसका थिकनेस हो, उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। यह एक यूनिट है, ठीक। कोई भी पदार्थ जो 1 मीटर लंबा हो और उसका एक थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। लिख दिया हमने, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ रोड। किसी रॉड के रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, ऑफ दैट सब्सटेंस, उस पदार्थ के, व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन मतलब काट, कल बताया था थिकनेस आपको हमने, ठीक है। तो थिकनेस इसका 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और इसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, तब जो इसका रेसिस्टेंस वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू इज नॉन एज रेसिस्टिविटी। इन प्रीवियस टर्म हमने क्या पढ़ा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना। R बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, है ना, ऐसा पढ़ा। ये है हमारा इक्वेशन 1। और हमने एक इक्वेशन और पढ़ा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। तो A का मान बढ़ेगा जैसे, तो R का मान क्या होगा, उल्टा घटना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या है कि आपका इक्वेशन 1 आपको पता है, इक्वेशन 2 आपको पता है, आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिए तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अब आपने पिछले क्लास में ये भी सीखा है कि अगर कोई भी दो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होते हैं तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए ना बाहर से हमें एक कांस्टेंट और लाना होता है। अब इक्वल टू देते हैं तो KY, यहाँ पर K कांस्टेंट टर्म है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लेते हैं रो, इसको पढ़ा जाता है RHO। यहाँ पर हमने पहले लिखा है इट इज डेनोटेड बाय रो विच SI यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। इसका SI यूनिट ओम मीटर होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, रो से। तो देखिए R इक्वल टू रो इंटू L/A हो गया है ये टर्म आपका। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। अब आपको पता है कि रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। ये मीटर और स्क्वायर कट गया तो ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। ओम मीटर को लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से। आगे का पॉइंट देखिए क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। जैसे हमने कल क्लास में पढ़ा था, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है और न ही इसके थिकनेस पे। कल हमने पढ़ा कि लेंथ पर भी डिपेंड करता है और थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस न कि रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं, रेसिस्टिविटी को रो से लिखते हैं। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, तो नेचर और टेम्परेचर पर। किसका, सब्सटेंस का। जिस सब्सटेंस के रॉड की हम बात कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब हम इसको देखते हैं कि किस पर कैसे डिपेंड करता है, इसको आप नोट करें। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी का एक डिफिनेशन और बन सकता है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो रेसिस्टिविटी होगी, किसी भी सब्सटेंस की जो रेसिस्टिविटी होगी, ठीक है, वो इसका कैरेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। ये देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, लाक्षणिक विशेषता, उसका गुण है। किसी भी पदार्थ का गुण है रेसिस्टिविटी, थ्रू व्हिच, जिसके द्वारा वी कंपेयर द रेसिस्टेंस, जिसके द्वारा हम कंपेयर करते हैं रेसिस्टेंस को ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी।
मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का हम लोग रेसिस्टिविटी अगर जानना है तो एक सब्सटेंस की हम लोग रेसिस्टेंस को पता कर लिए, दूसरे सब्सटेंस के रेसिस्टेंस को पता कर लिए। अब इस सब्सटेंस से इस सब्सटेंस के बीच जो रेसिस्टेंस का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस और इस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस, दो सब्सटेंस का रेसिस्टेंस पता कर लिए और इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या नाम दिए हैं, रेसिस्टिविटी का। तो यह मेजर करने के काम आता है कि दोनों में कितना का अंतर है। आगे आप देखें, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलोय, एलोय यानी मिश्र धातु, जिसको आप जानते होंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से जो नया मेटल तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोय। जैसे आप गौर करें आपके इन्वायरमेंट में जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्य, ब्रास या ब्रोंजी, खासतौर पे ब्रोंजी। ये ब्रोंजी ना एक अलग मेटल नहीं है। ठीक है, आप पीरियडिक टेबल पूरा पढ़ जाओ, 118 तक जितने भी तत्व हैं सारे तत्वों को आप पढ़ जाओ, कहीं आपको ब्रोंजी नहीं दिखेगा। फिर ये ब्रोंजी मेडल जो हल्ला करता है कि ब्रोंजी मिल रहा है, ब्रोंजी मिला, तो ब्रोंजी होता क्या है। ठीक है, तो वो एलोय है, मिश्रण है, दो या दो से एक धातु को मिलाने पर जो तैयार हुआ होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर नोन एज एलोय। अभी बात आती है एलोय की रेसिस्टिविटी जो होती है इज मच हायर देन डॉज ऑफ द प्योर मेटल। वो एलोय खुद, जैसे आप देखिए ना कॉन्स्टेंटन है या मैंगनीन है, तो ये मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन ये खुद कॉपर का बना हुआ है, उसमें कॉपर मिला हुआ है। यहाँ कह रहा है कि ये एलोय जिस धातु का बना हुआ है उसके रेसिस्टिविटी से भी अधिक होती है इसकी रेसिस्टिविटी। अब आप गौर करिए अगर, तो आपका कॉपर का 1.69 है इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, और दूसरा आप कॉन्स्टेंटन की बात करें या मैंगनीन की बात करें तो 49 है इसका और उसका 44 है। और अगर अंतर की बात करें तो कॉपर से तकरीबन 29 गुना, 29, हाँ ये 29 गुना अधिक हो जाएगा करीबन। ठीक है, 29 गुना अधिक है इसकी रेसिस्टिविटी। कॉपर की रेसिस्टिविटी से कॉन्स्टेंटन की रेसिस्टिविटी 29 गुना अधिक है। ठीक है, आपके बुक में इसका ना वैल्यू 30 गुना दिया है, आप मेजर करिए, लगभग 29 गुना आएगा। ठीक है, 29 गुना 30 गुना एवरेज ले लिया है। ठीक है, और कॉपर से अगर कंपेयर करें मैंगनीन की रेसिस्टिविटी को, ठीक है, तो इसका 44 यानी कि 26 गुना, आपके बुक में 25 गुना बताया है इसको। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाता है, 25 गुना। आप इसको ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, अब देखिए ना कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है उससे 26 गुना ज्यादा हो गया, उससे 29 गुना ज्यादा हो गया उस मेटल की रेसिस्टिविटी जो खुद कॉपर से बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इस टर्म को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगर दिक्कत आ रहा है तो आप फिर से पूछ ले हमें। अगला बात आता है आपका सिल्वर का। ये 3 है आपको जो ध्यान रखने हैं। सिल्वर है, इसका रेसिस्टिविटी 1.6960 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। एल्यूमिनियम है 2.63 है। और ग्लास का जो होता है 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर के मीड में होता है, कुछ भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि ग्लास जो है आपका किसमें आता है, इंसुलेटर में आता है। ठीक है, इंसुलेटर ग्लास आपका तो 10⁻10 से 10⁻14। ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं होता, इसमें बहुत कम पास कर पाता है या ना के बराबर पास कर पाता है। ना ही पास करता है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, यह जो है कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि हमारा एम रेसिस्टिविटी पढ़ने से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को जानेंगे। वैसे 12th क्लास का इसका वीडियो आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं डिफाइन करने के लिए, सीमित है सिलेबस। 12th क्लास का इसका वीडियो कल अपलोड होने वाला, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिफाइन किया अगर आप अच्छे से चाहें पढ़ना तो। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट क्या है, द हीटिंग। और आप एक बात जानते होंगे कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सिल्वर का या गोल्ड का, जिसको आप लिखते हैं एयू और एजी है ना, एजी ये और एयू ये, सिल्वर और गोल्ड का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, क्यों, तो उसमें साइन होता है, लस्टर होता है। ठीक, उसी प्रकार आपको ये भी सवाल आते हैं कि हम लोग ना कॉपर का, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में, ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको इसकी जानकारी पहले से पता चल गई, या फिर आप जानते हैं कि इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। अभी लो होता है, इसका ध्यान रखना है। देखिए कॉपर का 1.69 है, दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा है क्या, माइनस में कम है। ठीक है, इसका क्या होता है, बहुत लो होता है।
एल्यूमिनियम का लो है, सिल्वर का लो है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर इसका रेसिस्टिविटी देखिए ना हाई है, मैंगनीन हाई है, ग्लास का बहुत हाई है ना। तो हाई रेसिस्टिविटी का यूज हम लोग बेस्ड कंडक्टर के लिए नहीं करते हैं। बेस्ड कंडक्टर होने के लिए रेसिस्टिविटी कितना होना चाहिए? लो। जितना कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखिए है आपका टर्म द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस। कोई भी हीटिंग एप्लियंसेस, जैसे कि हम लोग बात करें आयरन की, गीजर की, रूम हीटर की, है ना। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंस such as electric iron and toaster are made of an alloy rather than a pure metal because क्योंकि अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि आपने देखा है भाई हीटर जो है आपका, हीटर में एक केबल आ रहा है इधर से, अलग से है ना, केबल आ रहा है। तो इसमें जो ये वायर लगा रहता है ये लाल तक हो जाता है, लेकिन टूटकर गलता नहीं, गिरता नहीं, ये टूटता नहीं है, ये नहीं इसमें जंग लगता है। आखिर ऐसा क्या, किस मेटल का बना हुआ है ये, ऐसा क्यों है? इतना हीट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इतना हीट मिल रहा है इसको, इतना ज़्यादा ये लाल हो चुका है, लेकिन ये पिघलता क्यों नहीं है? आपको पता है अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो आपका ना ये तार यहाँ से गल सकता है, ये टूट कर ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होती है। यही आपको कह रहा है यहाँ पे पॉइंट। द हीटिंग एलिमेंट, वो जो गर्म होता है, इसका जो गर्म होने वाला पार्ट है, जो वायर है, ये तार जो है, ठीक है, ये जो है क्या होता है कि हीटिंग एप्लियंस का सच एज आयरन एंड टोस्टर, आयरन में, टोस्टर में बना होता है, मेड ऑफ, बना होता है एलोय का। किसका बना होता है ये? एलोय का बना होता है, रेदर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल की तुलना में ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एलोय का यूज किया जाता है प्योर मेटल के कंपेरिजन में, ज़्यादा बेस्ट होने के कारण। इसका काउच क्या है? तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, पूछा गया है उसमें, ठीक है। इसका काउच क्या है? तो दो काउच है इसके। सबसे पहला, इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, इतना हाई होता है कि ये पिघलेगा ही नहीं, हिफाजत से रह जाएगा, इसलिए यूज करते हैं। दूसरा, इसका ना ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, इस पर परत नहीं आता, दूसरे मेटल्स के ऊपर अपना लेयर नहीं बनाते, इसमें आग नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन पर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है, फेरिक ऑक्साइड, फिर उसमें फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जंग लग जाता है, आयरन निकल जाता है। हम लोग एल्यूमिनियम शीट की बात करें तो शुरुआत में तो लस्टर होता है, शाइन होता है उसमें, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका परत जो है धुंधला पड़ जाता है, फिर खराब लगता है। कॉपर की बात करें, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम भी अपना ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है और वो सब खराब हो जाता है। खराब होने से बचाने के लिए, आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ सवाल है ये सब, तो खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन का परत न चढ़े इसका व्यवस्था करते हैं, उसके ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, एलोय का लेयर चढ़ाते हैं। तो ऑलरेडी ये किसके बने होते हैं? एलोय के हैं, एलोय का यूज किया गया है। तो एलोय में तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, इसलिए इसका यूज होता है। तो एलोय का यूज क्यों करते हैं? हीटर के रूप में, टोस्टर के रूप में, आयरन के रूप में, ठीक है। तो इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और ये ऑक्सीडाइज्ड कभी नहीं होते। दो काउच है, ध्यान रखना है आपको। अब दो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने ये भी, कि नाइक्रोम, हमने पिछले क्लास में बताया आपको, नाइक्रोम किसका बना होता है? तो नाइक्रोम में देखिए निकेल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन है, ठीक है, फेरस। निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस, ये चार मेटल मिल करके ये एलोय बनाए हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आयरन, टोस्टर, केटली, हेयर ड्रायर, गीजर, रूम हीटर etc। नाइक्रोम का यूज किया जाता है आयरन में, टोस्टर में, केटली में, हेयर ड्रायर में, गीजर में और रूम हीटर में। इन सब चीज में किसका यूज किया गया है? नाइक्रोम का यूज किया गया है। क्यों किया हमने ऐसा? बिकॉज, क्योंकि इट इज वेरी हाई रेसिस्टिव, इट हैज वेरी हाई रेसिस्टिविटी। इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? काफी हाई, यानी अधिक होती है, ठीक है। आगे देखिए, which produce a lot of heat, जो बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? काफी अधिक होती है, रेसिस्टिविटी अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जाने से ये रोकता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। आ रही है करंट, उसका ये विरोध कर रहा है, विरोध करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज्यादा कोलाइड करते हैं, ज्यादा टक्कर करते हैं। टक्कर करने से क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? टक्कर करने से हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है,
कोलाइड कर रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कोलाइड से हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं। इसके कण जो होते हैं रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण पास नहीं कर पाते, उसका विरोध होता है, ठीक है। अपोजिशन वाला उसको ढकेल रहा है, ठीक है, कोलाइड हो रहा है वहां पे। उस कोलाइड के चक्कर में क्या हो रहा है, आपस में हीट रिलीज कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज हो रहा है ऑन पासिंग करंट, जब उससे करंट पास करता है। तो आप पढ़ेंगे आगे जा करके चार्ज के बारे में। चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है स्थिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उसको, एक होता है जो गतिमान, मूव करता है। आपको सिलेबस में है, थोड़ा सा पॉइंट है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये पासिंग करंट है, आदेश आगे बढ़ रहा है, करंट आगे जा रहा है, जाने वक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है तो वापस से आप पूछ सकते हैं। एंड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आपने यहाँ पढ़ा, इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर नहीं चढ़ता है, नहीं ये बर्न करता है, नहीं ये जलता है इजीली एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ा देने पर भी यह नहीं तो ना तो जलता है, ठीक है, ना ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो नॉर्मल तो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो बर्न करते हैं, लेकिन ये एलॉय ऐसा है या नाइक्रोम ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे फिलामेंट की बात करें, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, अगर एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल जाता है उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा वोल्टेज का आ जाता है उसको, तो वो क्या होता है, फ्यूज कर जाता है, टूट जाता है टंगस्टन धातु, ठीक है। टंगस्टन को नोबल गैस के अंदर, बल्ब में नोबल गैस भर करके डाला जाता है, आगे पॉइंट में आएगा, समझेंगे हम लोग। लेकिन अभी जानना है कि यह बर्न नहीं करता है। टंगस्टन तो चलो बर्न कर भी गया, टूट गया, लेकिन ये टूटेगा भी नहीं। आगे देखिए क्या है, एक और फैक्ट है आपके रेसिस्टिविटी से जुड़े हुए कि रेसिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ कंडक्टर, ज्यादातर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। मतलब आपने पढ़ा था इससे पहले अभी तुरंत कि रेसिस्टिविटी ना दो चीज पर डिपेंड करता है, नेचर पर और टेम्परेचर पर। हमने पढ़ा नेचर पर कैसे डिपेंड करता है, नेचर जितना बेस्ट है रेसिस्टिविटी उतना बेस्ट है, ठीक है। वैसे ही हम जान रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसका, कंडक्टर का। और इंसुलेटर की बात करें तो डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इंसुलेटर है ना वो, उसका तो लक्षण यही है कि कंडक्ट नहीं करेगा। जब करेगा ही नहीं तो थोड़ा ज्यादा से क्या कम पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ये कंडक्ट करेगा ही इलेक्ट्रिसिटी को, जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल विरोध करेगा ये, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इसका क्या होता है, इतना अधिक होता है कि जाने नहीं देता है। इतना ज्यादा रास्ते को जाम कर दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल याद है ना, रास्ता वाला, रास्ते को इतना ज्यादा जाम कर दिया गया है, ठीक है, कि कहीं से लीकेज ही नहीं है, एक रास्ता, एक जरा सा भी ये जाने नहीं देता है। एक रास्ते, एक व्यक्ति के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा हुआ इसने, इतना ज्यादा एकदम क्लोज होता है। और बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर ना बिल्कुल उल्टा चलता है, क्योंकि इसमें ना कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ना प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, किसका, सेमीकंडक्टर का। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं, आप इसको एक बार नोट करें। अब हम आपके बुक के कुछ सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करें हमारे साथ। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। अब सवाल क्या है देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक पॉइंट आपको दे दिया, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो आप यहाँ नोट करेंगे L इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है, अगर ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा था रेसिस्टिविटी के पॉइंट में कि इसकी लेंथ 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, मीटर में होना चाहिए। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी अच्छा सा फैक्टर दे दिया है, ये भी अच्छा दे दिया, दोनों मीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई पता है, इसका एरिया पता है। हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। चलिए बहुत अच्छी बात है, सवाल तो एकदम हल्का सा लग रहा है। R इक्वल टू ये भी दे दिया है आपको
2 इंटू 10⁻⁻²। अब क्या मांग रहा है ये? कैलकुलेट रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। चलिए, कॉपर वायर जो है ये, इसकी रेसिस्टिविटी मांग रहा है, दैट मीन्स रो। देखिए गलती नहीं होना चाहिए, रेसिस्टिविटी है, ये गलती नहीं हो कि रेसिस्टिविटी को आर से लिख दें, प्रॉब्लम आ जाएगी। तब इसको रो से लिखते हैं और पता करना है रो क्या होगा। बाकी आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने तुरंत सीखा है कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर हो जाएगा आपको आर ए बाई, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो रो बराबर आप क्या लिखेंगे? रो बराबर आप लिखेंगे आर ए बाई एल, ठीक है। अब आप देखें, आपको रो का वैल्यू क्या दिया है, सॉरी आर का वैल्यू क्या दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 बाय एल का वैल्यू क्या है? 2 मीटर। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और ये माइनस बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम। रो है इसलिए मीटर भी। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देखें, इसको बनाने का प्रयास करें। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 2 भी वैसा ही सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। क्या? अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। आ गया ना समस्या? मैंने बोला था अगर आपको ये mm में देगा तो आप इसको ना कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर दिया हुआ उसमें भी रेडियस नहीं, तो डायमीटर है 0.5 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.25 mm हो जाएगा। अब mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0.25 बाय 1000, ठीक है, बाय 1000 किए। तो अगला टर्म में उसको लिखेंगे 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखें क्या बोल रहा है, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखिए यहां पे बोल रहा है क्या बढ़िया आ रहा समझ में? देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। इस तार की लंबाई क्या होगी यदि इसका ना रेसिस्टेंस 10 ओम हो। सबसे पहले तार, तो आपको तार का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है? तार तो आपका मतलब सबसे पहले ऊपर का रिंग जान लें, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर। आर आपका कितना दिया हुआ है? 0.25 इंटू 10⁻⁻3 स्क्वायर है, तो एक बार और कर लीजिए, 0.25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 0 0 तो 4 हो गया, 4 फिर 6 4 6 में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका लगभग 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा करेक्शन है या नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो हमको रिपोर्ट करें। लगभग ये सही है आपका 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? एरिया ना। अब आपकी हमको यहाँ पे क्या निकालनी है? यहाँ पे बोल रहा है क्या कि व्हाट विल बी द लेंथ, ठीक है। एल क्या हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, आगे फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। रो इंटू एल इक्वल टू आर ए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाय
रो। कोई दिक्कत है? अब इस पर आप मान रखते हैं तो आपको देखिए r का मान कितना है, 10 है। a का मान कितना है, तो 0.1964, 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय रो का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, ओ मीटर। ये पॉइंट चला गया, यहाँ आएगा 10, ये पॉइंट चला गया, यहाँ आएगा 10 टू द पावर 4। अगला स्टेप, अब आप भागा दे लीजिए 1964 को 116 से, 1964 बाय 16 इंटू, यहाँ देखिए कितना है, 10 टू द पावर -6 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, +2 -8 प्लस 4, सॉरी +8 -4। अब देखिए 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 10 खत्म, यानी 10 टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 अगर होता है, वैसे आप जानते होंगे, ठीक है, कि अगर किसी भी संख्या का घात 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं हमको इससे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर यहाँ पे, मेरी स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा पता नहीं मुझे, ठीक है, देख लीजिए। क्या हो जाएगा, 1964 बाई 10 है ना, 16 है, 1964 बाई 16 है। जब आप 16 से इसको भागा देते हैं तो आपका आता है 122.75, ठीक है, और ये कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 0, और 0 का क्या आता है रिजल्ट 1, इतना इंटू 1 करेंगे तो भी वही बात है। तो ये आपका लेंथ है, इसलिए इसको इतना मीटर लेते हैं, आंसर हो जाएगा यही आपका। और समझे, सबसे पहले डायमीटर से रेडियस निकाला मीटर में, रो आपको दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर से सॉल्व किए तो आपको आता है 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। रो इक्वल टू होता है r इंटू ए बाई एल, तो यहाँ से आप l का फॉर्मूला निकाले r इंटू ए बाई रो, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट उड़ गया तो आपको आ गया 10 टू द पावर -6 + 2 + 8 -4, नीचे में माइनस है, ऊपर गया तो प्लस, और ये प्लस है, ऊपर गया तो माइनस। सॉल्व करके 0 आ गया, 10 टू द पावर 0, और वैल्यू होता है 1। यहाँ 1964/16 सॉल्व करते हैं तो 122.75 मीटर। ये आपका हो गया सवाल पहला नंबर का। और बी नंबर में क्या बोल रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखें, मैंने आपको बता दिया है, हाउ मच रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर डबल, ठीक है। तो बी नंबर देखिए, डायमीटर अगर दुगुना कर दिया जाए, डायमीटर को अगर उसको दुगुना कर दिया तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर अगर दुगुना हो जाए रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर दुगुना होगा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर को अगर दुगुना करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस विल बी हाफ, ठीक है, यानी कि आधा हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको सिंपल प्रॉब्लम 3 बहुत इजी है, वो आप खुद से करिए, और कोई क्वेरी है तो आप हमको रिपोर्ट करिए, ठीक, थैंक यू।